स्वागत है सभी का बाइनोमियल थ्योरम के पहले लेक्चर के लिए। तो बाइनोमियल थ्योरम पहले नाम की चर्चा कर लेते हैं। इसमें तुम्हें बी आई नज़र आ रहा है। बी आई जनरली टू के लिए लिखा जाता है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होने वाला है ना, दो टर्म्स दो टर्म्स को लेके हम थियरी डेवलप करने वाले कि दो टर्म्स अगर है, लेट्स से वो टर्म्स एक्स एंड वाई, ठीक है, इन दो टर्म्स का एडिशन कर लो और इसकी कुछ पावर लगा दो। क्या इसका हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं या इसके साथ और क्या हम कैसे खेल सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का मतलब कुछ ऐसे हो गया। अब इस एनालिसिस के पहले मुझे कुछ और बातें बतानी पड़ेंगी जो वैसे तो इस चैप्टर की नहीं है, लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करेंगे। एन सी आर पढ़ने का तरीका सिंपल है, एन सी आर, और लिखते कैसे हैं, सी नॉर्मल अपना स्टैंडर्ड कैपिटल, उसके यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में और सबस्क्रिप्ट में ऐसे एन सी आर। होता क्या है एन सी आर? एन सी आर डिनोट्स द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अच्छा ये बता दूँ कि एन कोई नेचुरल नंबर होगा, मतलब यहाँ ऊपर में कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए, और आर जो है वो जीरो और एन के बीच में कोई इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। तो एन सी आर मतलब एन ऑब्जेक्ट, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इस चैप्टर की चीज़ है भी नहीं। बस ये एक एग्जांपल कर लेते पहले ताकि समझ में आए। जैसे मान लो तुम्हारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, लेट्स कॉल देम ए बी सी, या राम श्याम घनश्याम समझ लो उसको, और मान लो तुम्हें दो की एक टीम बनानी है। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट है, दो लोग की टीम बनानी है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो ए और बी की बना लो, या बी और सी की बना लो, या फिर सी और ए की बना लो, है ना। और कोई टीम पॉसिबल है क्या? ये मत बोलना कि चलो बी और ए की टीम बनाते हैं, क्योंकि तुम टीम बना रहे हो ए बी, बी ए, दोनों एक ही बात होगी, है ना। तो सोच के देख लो, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही। तो अगर तुम्हें ए बी सी में ये तीन लोगों में से दो सिलेक्ट करने हैं तो तुम्हारे पास ये तरीके बन गए, तीन तरीके बन गए। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तीन में से तुम दो का चयन कर रहे हो, दो को सिलेक्ट कर रहे हो, उसके नंबर ऑफ थ्री है ना, दैट बेसिकली मीन्स कि थ्री सी टू जो है वो एक्चुअली इक्वल टू थ्री। ठीक है। तो एन सी आर जो है, क्योंकि एन सी आर नंबर ऑफ वेज है ना, कोई चीज़ को करने के नंबर ऑफ तरीके हैं, तो वो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, एन सी आर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, या जीरो भी हो सकता है अगर एन छोटा हो गया, बट एनी वो अपने काम की चीज़ नहीं है। तो एन सी आर हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। ओके, तो ये थे एन सी आर के बेसिक्स। कैसा है ना, एक फॉर्मूला डिराइव होके आता है, वो फॉर्मूला ये रहा, इसको ऑफ कोर्स याद रखना है। एन सी आर जो है वो आता है इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल पहली बार देख रहे हो तो एन फैक्टोरियल होता क्या है, ये होता है वन इंटू टू इंटू थ्री एंड सो ऑन टिल एन। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि वन फैक्टोरियल होगा सिंपली वन, और कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। टू फैक्टोरियल होगा वन इंटू टू, ठीक है, वन इंटू टू मतलब टू। थ्री फैक्टोरियल होगा वन इंटू टू इंटू थ्री, वो होता है सिक्स। फोर फैक्टोरियल हो जाएगा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, वो कैलकुलेट करके देख लो 24। फाइव फैक्टोरियल वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, ओके, वो आ जाएगा 120। सिक्स फैक्टोरियल ये आ जाएगा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स, तो कैलकुलेट करके देख लेना, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये छः फैक्टोरियल को याद रखने की कोशिश करो। ऑल्सो जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू वन, ये एक कन्वेंशन है, इसको भी याद रखो। ठीक है, अब वो क्या है क्यों हम उसके बारे में ज़्यादा फर्स्ट मत बनाओ, बस ये जो सात वैल्यूज़ हैं इनको बेटर होगा याद रख लो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली काम आएंगे। जीरो से लेकर सिक्स के फैक्टोरियल याद रख लो। तो ये थी फैक्टोरियल की बात। एन मैंने बता दिया कि ये रहा फॉर्मूला, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ओके, तो एज एन एग्जांपल जैसे 8C3, 8C3 क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, n इक्वल टू एट, आर इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो 8C3 आ जाएगा एट फैक्टोरियल अपॉन में थ्री फैक्टोरियल इंटू एट माइनस थ्री का फैक्टोरियल। ओके, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ऐसे सोचो, फाइव फैक्टोरियल मतलब वन से लेकर फाइव तक का प्रोडक्ट,
8 फैक्टोरियल मतलब 1 से 8 तक का प्रोडक्ट। तो अगर तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट तो मौजूद है न्यूमरेटर में, है ना, डिनोमिनेटर में भी है। तो ठीक है, 1 से लेकर 5 तक का प्रोडक्ट कट आउट कर दो तो बचेगा क्या, 8 फैक्टोरियल में 8 7 6, ये 3 टर्म एक्स्ट्रा आएंगे, है ना। अपॉन में 5 फैक्टोरियल गायब हो गया, बचेगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो 8 इंटू 7 ये आ जाएगा 56। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो 10C3 तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, n इक्वल टू 10 है, r इक्वल टू 3, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, वापस से मैं वैसे ही कुछ कर रहा हूँ, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल में यहाँ 1 से 7 का प्रोडक्ट है, यहाँ 1 से 10 का प्रोडक्ट है, तो न्यूमरेटर में ज़्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि 10 9 8 ये एक्स्ट्रा नंबर बच जाएंगे। अपॉन में क्या रह गया, 3 फैक्टोरियल रह गया क्योंकि 7 फैक्टोरियल गायब, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू ये। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं 720/6, तो ये आ रहा है 120। ओके, तो 8C3 और 10C3 ऐसे ही मैंने कुछ रैंडम एग्जांपल करके दिखा दिया। तो कैसा है ना, एक मैं ना तुम लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ एनसीआर कैलकुलेट करने के लिए, ट्रिक, क्योंकि कैलकुलेशन ही इस चैप्टर का मेन मोटिव है। बाइनोमियल थ्योरम मतलब थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मेनली बस प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, तो कैलकुलेशन तुम्हें फास्ट करनी आनी चाहिए। तो एनसीआर के लिए ट्रिक क्या रहेगी ना, ट्रिक कुछ ऐसी है कि न्यूमरेटर में क्या करोगे, न्यूमरेटर हैज़ आर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आर डिक्रीजिंग इंटीजर्स फ्रॉम एन, और डिनोमिनेटर में है हैज़ आर फैक्टोरियल। मतलब मैं कह क्या रहा हूँ कि जब तुम्हें एनसीआर कैलकुलेट करना है, तो फॉर एग्जांपल 8C3 की बात कर लेते हैं। 8C3 अगर कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर हैज़ आर की जगह 3 है, ठीक है, 3 डिक्रीजिंग इंटीजर्स फ्रॉम एन, मतलब फ्रॉम 8। तो इसका ये मतलब है कि न्यूमरेटर में 8 से स्टार्ट करके 3 इंटीजर लिखो, मतलब 8 फिर 7 फिर 6, ठीक है, ये रहे 3 इंटीजर। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में है डिनोमिनेटर हैज़ आर फैक्टोरियल, ये, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है। ओके, बस लिटरली यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, एक 10C3 वाला भी देख लेते हैं। 10C3 कैलकुलेट करना है तो न्यूमरेटर में 3 इंटीजर लिखोगे क्योंकि आर इक्वल टू 3, तो 3 इंटीजर एन से, मतलब 10 से, तो 10 9 8 इनका प्रोडक्ट, और अपॉन में आएगा 3 फैक्टोरियल, आर इक्वल टू 3। ठीक है, बस यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, तो एनसीआर कैलकुलेट करने की ये ट्रिक थी। जैसे एक फ्रेश एग्जांपल में लगाया जाए, 16C4 करके देखते हैं। इसमें फुल ऑन कैलकुलेशन में नहीं करने वाला, ये ट्रिक अपनाऊंगा। ये ट्रिक अपनाते ही 16 15 14 13, ठीक है, डिक्रीजिंग इंटीजर लिखे, 4 और 16 से शुरू होते हैं, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 4 फैक्टोरियल। ओके, तो 16 इंटू 15 होता है 240, और 14 इंटू 13 140 एंड 40 182 आ रहा है। ओके, 4 फैक्टोरियल होता है 24। ठीक है, तो ये आ रहा है तुम्हारा सिंप्लीफाई होके 1820। ठीक है, तो एनसीआर अगर कैलकुलेट करना है तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा ऐसे ही करना। फुल ऑन कैलकुलेशन शायद थोड़ी लंबी पड़ सकती है, तो बेटर है कि ये ट्रिक याद रख लो कि न्यूमरेटर में आर डिक्रीजिंग इंटीजर होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एन, डिनोमिनेटर में सिंपल तुम्हारा आर फैक्टोरियल रह जाएगा। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एन सी आर ये आ रहा है इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो पहले तो एग्जांपल ये दे देता हूँ कि ये मैंने लिखा गया है। जैसे अगर कोई तुम्हें बोले कि तुम 16C12 कैलकुलेट करो, तो देखो अगर तुम ट्रिक इसमें अपनाने भी जाओगे ना, 16C12 मतलब तुम्हें बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, मतलब 16 फिर 15 14 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा 12 इंटीजर्स तक, है ना।
और अपॉन में भी बहुत ही भारी नंबर आएगा, कोई हल्का फुल्का नंबर तो आएगा नहीं, अपॉन में 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का बाइनोमियल कैलकुलेट करना है, इस टाइप का एनसीआर कैलकुलेट करना है, तो तुम क्या करोगे, ये लगाना, एन सी आर इक्वल्स एन सी एन माइनस आर। चेंज देखो सिर्फ, ये आर का एन माइनस आर हो गया। ठीक है, तो मतलब इसको कैलकुलेट करना है सेम एज 16c, एन यहाँ पे 16 है, आर है तुम्हारा 12। ठीक है, एन सी एन माइनस आर, और ये आ गया अपना 16c4। ठीक है, वो पहले ही हम कर चुके हैं, तो बस 16c12 अलग से कोई ट्रिक विक कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली 16c4 कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको वैसे जनरली फ्लिप करना बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट को फ्लिप करना। ओके, तो इस चीज़ को भी याद रखना, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। और ये चीज़ आई कहाँ से, फॉर्मूले से ही आई है। एन सी एन माइनस आर क्या हो जाएगा, ये एन सी आर का फॉर्मूला है। एन सी एन माइनस आर क्या होगा, देखो ऊपर में तो एन फैक्टोरियल है, ऊपर वाला चेंज नहीं हुआ। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये आर की जगह एन माइनस आर दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और फिर एन माइनस आर, इसमें आप आर की जगह एन माइनस आर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये तो आर ही आ गया, दैट मीन्स ये आर फैक्टोरियल, समझे। देख लो दोनों के दोनों सेम ही है। ओके, तो इसलिए एन सी आर और एन सी एन माइनस आर बराबर होते हैं। ऑल्सो ये कुछ और चीज़ें याद रखने लायक, वो जो ट्रिक मैंने लिखी थी उससे देखो, एन सी जीरो कैलकुलेट करो, या इनफैक्ट चलो एन सी जीरो ना, इसी से कैलकुलेट कर लो, ट्रिक विक छोड़ो। एन सी जीरो क्या होगा, एन सी जीरो हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर की जगह जीरो डालना है बस। ठीक है, अब जीरो फैक्टोरियल वन होता है, तो एन फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल बचा, वो भी वन आ गया। ठीक है, तो एन सी जीरो इज वन, है ना। किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए एन सी जीरो हमेशा वन आएगा, याद रखना इस चीज़ को। फिर उसके बाद एन सी वन की बात कर लेते हैं। एन सी वन, इसको चलो मैं ट्रिक से कैलकुलेट कर लेता हूँ। एन सी वन में करेंगे क्या, न्यूमरेटर में एन से स्टार्ट करके एक इंटीजर लिखेंगे, बस लिख दिया एक इंटीजर, अपॉन में आ जाएगा वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इक्वल टू एन ही आ गया। फिर बात करूँ अगर एन सी टू की, तो एन सी टू में क्या करेंगे, वही चीज़, न्यूमरेटर में एन से स्टार्ट करके दो इंटीजर, तो एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल एक्चुअली इक्वल टू टू ही आता है। ठीक है, फिर ऐसे ही तुम जितना भी चाहो उतना कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे एन सी थ्री क्या हो जाएगा, एन सी थ्री हो जाएगा, न्यूमरेटर में तीन इंटीजर लिखो, तो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और होल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल आएगा विच इज सिक्स। ओके, और ये प्रथा ऐसी ही चलती रहेगी। ये दोनों तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, याद रख लो। एन सी जीरो वन होता है, एन सी वन एन होता है, बिल्कुल अच्छे से ये एकदम तुम्हारे डीएनए में बैठा हुआ होना चाहिए। एन सी टू उतना ज़्यादा तो काम नहीं आता, बट ठीक है, इसको भी याद रख सकते हो, बीच बीच में ज़रूर ये काम आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, ठीक है, तो एन सी आर की बेसिक बातें हो गई। अब हम आते हैं एक्चुअल अपने बाइनोमियल थ्योरम पे, मतलब उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था, एक्स प्लस वाई मतलब दो टर्म्स, उसकी पावर में कोई चीज़ है, उसको एनालाइज करना है। तो जो हमें आता है पहले उसी को एनालाइज कर ले भाई। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आता ही है हमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर, है ना। इसको देखो मैं जानबूझ के इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर को मैं टू सी जीरो एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। टू सी जीरो मतलब ये टू है, इसलिए यहाँ पे टू। ओके, और टू सी जीरो की वैल्यू वन होती है ना, ये रहा, तो इसलिए वन इंटू एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर हो गया। फिर टू एक्स वाई को मैं देखो जानबूझ के ये लिख रहा हूँ, टू सी वन। ठीक है, टू सी वन इक्वल टू टू होता है, क्योंकि एन सी वन इक्वल टू एन। ठीक है, फिर प्लस लास्ट में वाई स्क्वायर है, उसको मैं जानबूझ के टू सी टू वाई स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब टू सी टू मतलब कुछ नहीं है, इसको फ्लिप करो। फ्लिप करना मतलब ये वाला एन सी आर और एन सी एन माइनस आर, तो टू सी टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू सी
2 - 2, समझे? तो 2c2 और 2c0 सेम है, और 2c0 हम जानते हैं 1 होता है, तो इसलिए 2c2 की वैल्यू 1, तो 1 × y², ठीक है। तो x+y² को मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है। फिर इसकी भी बात कर लेते हैं, x+y² की, ओके। ये आ जाएगा x³ 3x² 3xy² है y³, है ना। ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं। इसको भी मैं कुछ वैसे ही फॉर्मेट में लिखता हूँ, देखो, क्योंकि पावर में अब 3 है, मैं इसको 3c0 लिख लेता हूँ। 3c0 1 होता है, फिर 3x² उसको मैं 3c1 लिख देता हूँ, चलेगा। 3c1 = 3 आ जाएगा। फिर 3c2 ओके। फिर लास्ट में y³ उसको 3c3 ऐसे लिख दिया, ओके। मतलब हो क्या रहा है, ये ऊपर वाली चीज़ तो यहाँ पे सब जगह कॉमन है ना, सेम ही है। नीचे वाली चीज़ एक एक करके बढ़ रही है ना, साफ नज़र आ रहा है, 0 1 2 3। फिर x³ था, यहाँ पे x² हो गया, फिर xy² हो गया, फिर y³, यानी x गायब भी हो गया। मतलब ऐसे कुछ चल रहा है कि x की पावर शुरुआत में हाईएस्ट थी, जो पूरी यहाँ पे 3 है वो पूरी पावर इसी को पहुँच गई, ओके। फिर क्या हुआ, फिर x की एक पावर कम हो गई, और यहाँ पे y की पावर 0 था, है ना, x³ × y⁻0, y की एक पावर बढ़ा दो ताकि ये y की पावर 1 हो। फिर नेक्स्ट x की पावर घटा दो एक, y की पावर बढ़ा दो, है ना। फिर नेक्स्ट y की पावर फिर से बढ़ा दो, x की पावर घट के मतलब x की पावर 0 गायब हो गई, ठीक है। तो x+y² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब तुम्हें साफ नज़र आया कि यार यहाँ पे भी वैसे ही कुछ हुआ, यहाँ भी वैसे ही कुछ हुआ, दिखाना। तो इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए चलो तुम लोग साथ में बताओ, x+y⁴ ये क्या आ जाएगा, ये आएगा शुरुआत में देखो 4c0 आ जाएगा, x की पावर 4, है ना, x को भी पूरी पावर दे दी, प्लस अब आएगा 4c1, है ना। ऊपर में 4 तो वैसे ही रहने वाला है, नीचे वाली सबस्क्रिप्ट जो है वो बढ़ते रहेंगे। अब 4c1 हो गया, फिर x की एक पावर कम करो, y की पावर बढ़ा दो, प्लस नेक्स्ट आएगा 4c2, है ना, x की एक पावर कम कर दी, y की एक पावर बढ़ा दी। फिर आ जाएगा 4c3, है ना, x की एक पावर कम, y की बढ़ा दो। लास्ट में आ जाएगा 4c4, x की एक पावर कम करी तो x गायब ही हो गया, और y की एक पावर बढ़ा दी, ठीक है। तो x+y⁴, इसका कोई अलग से फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुमने स्कूल में ये और ये कब से रट रखा है ना, बचपन से यही बोलते आ रहे हो, यूज़ करते आ रहे हो, इसको अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम क्या करने वाला है, बाइनोमियल थ्योरम तुम्हारा ये पूरा जो एनालिसिस है इसको एक जनरल एन के लिए ही तुम्हें देने वाला है। तुम चाहे तो इनको भी भूल सकते हो, ये भी बाइनोमियल थ्योरम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा एक्चुअल जो थ्योरम है बाइनोमियल का, उसकी। बाइनोमियल थ्योरम, एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर है, वैसे रियल ही नहीं और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ठीक है फिलहाल हम रियल पे फोकस करेंगे। एन कोई भी नेचुरल नंबर है, फिर मैं क्या कह सकता हूँ, देन x+y होल की पावर है, ये हो जाएगा nc0 x⁻n, है ना। फिर nc1 x⁻n - 1 × y, ये एक बढ़ गया, x की एक पावर कम और y की एक पावर ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है nc2 x की पावर n-2 और फिर y², ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलते ही रहेगा, इसलिए डॉट डॉट डॉट। फिर लास्टली मैं इस बार चलो सेकेंड लास्ट टर्म लिखता हूँ। लास्ट टर्म ऑब्वियसली NC n तक रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे जो NC r की जब हम बात करते हैं तो ये r जो है वो मैक्सिमम n तक जा सकता है ना, 0 से लेकर n वेरी करता है, तो लास्ट टर्म ऑब्वियसली NC n पे रुकेगा, ठीक है। लास्ट टर्म NC n पे रुक रहा है तो सेकेंड लास्ट NC n-1। यहाँ पे देखो x की पूरी पावर तो कम नहीं हुई, एक पावर बच गई, ठीक है, और y को लगभग पूरी पावर मतलब y⁻n नहीं, एक n-1।
अब लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म में एन सी एन आ जाएगा ऑब्वियसली, और पूरी पावर वाई को मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज योर सिंपल बाइनोमियल थ्योरम कि अगर एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर है, एन कोई नेचुरल नंबर है, तो तुम आराम से एक्स प्लस वाई रेज़ टू एन कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली तुम्हें बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने आने चाहिए, उसके बाद तो सब हलवा है कि बस एन सी जीरो एक्स टू एन के साथ स्टार्ट करो, फिर ये सबके एक एक बढ़ाते जाओ, एक्स की पावर घटाई और वाई की पावर बढ़ाई हर नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म में। ठीक है, इतना सिंपल। तो बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट ये रहा। इसमें कुछ नोट करने लायक बातें, पहली बात तो ये है कि ऑर्डर यहाँ पे फिक्स होगा। ऑर्डर फिक्स का मतलब कुछ ये है कि जब भी हम एक्स प्लस वाई रेज़ टू एन ऐसे इसका बाइनोमियली एक्सपैंड करते हैं ना, तो एक्स प्लस वाई लेफ्ट में एक्स आ रहा है, तो सबसे पहले हमेशा लेफ्ट वाले को मैक्सिमम पावर दो। ठीक है, लेफ्ट को मैक्सिमम पावर देना है, और लास्ट टर्म में राइट में वाई नज़र आ रहा है, उसको मैक्सिमम पावर दो। ठीक है, और ऑफ कोर्स आगे जाते जाते एक्स की पावर घट रही है, वाई की पावर बढ़ रही है, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, पावर ऑफ लेफ्ट टर्म। बाइनोमियल मतलब दो टर्म है, तो एक लेफ्ट और एक राइट होगा ऑब्वियसली, तो एक लेफ्ट एक राइट में लेफ्ट टर्म की पावर डिक्रीज करेगी। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, और पावर ऑफ राइट टर्म इंक्रीजेस। ठीक है, हमेशा ये ऑर्डर फिक्स है कि लेफ्ट की पावर मैक्सिमम रहेगी और वो आगे जाके घटती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, और राइट की पावर बहुत ही कम होगी, जीरो होगी, वो गायब ही होगा पहले टर्म में, लेकिन उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो ज़रा, कितने टर्म्स आ रहे हैं। देखो एन सी ज़ीरो, तुम एक्स और वाई को भूल जाओ, एन सी ज़ीरो पे ही फोकस करो, फिर एन सी वन, फिर एन सी टू, एन सो वन, ये जा रहा है एन सी एन तक। ठीक है, देख लो कितने टर्म्स हैं। आई होप तुम्हें नज़र आया कि एन प्लस वन टर्म्स है, नॉट एन, है ना। देखो एन टर्म्स मतलब एन सी वन से लेकर एन सी एन में एन टर्म्स नज़र आ रहे हैं। एक भाई एन सी ज़ीरो को क्यों छोड़ना है, उसको भी ऐड करोगे तो एन प्लस वन समझे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर पावर एन है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन आएगा। ठीक है, और इसका जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म, वैसे तो जनरल टर्म हम यूजुअली टी आर लिखते हैं ना, लेकिन कैसा है ना, इसमें टी आर रटना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए टी आर प्लस वन ये बहुत ही सुंदर आता है। तो टी आर प्लस वन में है एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर। मतलब अच्छा, यहाँ पहले मैं आर लिख दूँ, वेयर आर जो है वो जीरो और एन के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ऑफ कोर्स इंटीजर ही होगा आर, मतलब यहाँ पे अगर मैं आर को जीरो रखूँ तो टी वन आएगा। ठीक है, आर को जीरो रखा मतलब टी वन, तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए एन सी जीरो, एक्स की पावर एन, वाई की पावर जीरो, समझे। तो फर्स्ट टर्म वही तो है, एन सी जीरो एक्स की पावर एन। ठीक है, फिर आर को अगर मैं वन रखूँगा तो टी टू आएगा, तो सेकेंड टर्म आना चाहिए एन सी वन, एक्स की पावर एन माइनस वन, वाई की पावर वन। ठीक है, तो सेकेंड टर्म वही तो है, एन सी वन है, एक्स की पावर एन माइनस वन है, और वाई है। ठीक है, ऐसी बाकी सारे टर्म्स भी चेक करके देख सकते हो। टी आर प्लस वन तुम्हें करेक्टली टर्म दे रहा है, तो एक्स प्लस वाई रेस टू एन का जनरल टर्म ये होता है। इसका भी बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छी से याद रखना है। ओके, टी आर प्लस वन इज एन सी आर, फिर एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई रेस टू आर। इसमें टी आर कैलकुलेट करने जाओगे तो गंदा आता है, इसलिए हम टी आर प्लस वन कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब चौथा पॉइंट कुछ ऐसा हो गया कि चलो हमें जनरल टर्म आ गया, तो जनरल टर्म की मदद से मैं सिग्मा नोटेशन में एक्स प्लस वाई रेस टू एन लिख देता हूँ। ठीक है, सिग्मा नोटेशन में क्या आ जाएगा, ये समेशन आता है, ये आर इक्वल टू जीरो से लेकर मतलब ये आर जीरो एन के बीच में है, तो आर ऑब्वियसली जीरो से एन जाएगा, और समेशन होगा इसका। ठीक है, एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर।
ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी याद रखो, क्योंकि ये भी कुछ सवालों में कहीं छुपके से आते हैं, मतलब वो डायरेक्ट कुछ देगा नहीं, लेकिन समेशन अगर दिख रहा है, समेशन के अंदर एनसीआर दिख रहा है, और समेशन एनसीआर के साथ में ये ऐसी पावर्स नज़र आ रही है, तो कई बार उसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। ओके, तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट एक्सपेंशन को लेके। अब ये एक चीज़ भी ज़रूर नोट कर सकते हैं कि हमने एक्स प्लस वाई रेस टू एन देख लिया। अब बताओ भाई, एक्स माइनस वाई रेस टू एन का क्या करूँ मैं? तो कुछ नहीं है, इस वाले ये जो थियरम का स्टेटमेंट है, इसमें एक्स प्लस वाई था, वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी लिटरली, तो वाई की जगह माइनस वाई रख दो। आफ्टर ऑल माइनस वाई भी रियल नंबर ही आएगा, है ना? तो इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में वाई की जगह माइनस वाई रख दो। ठीक है, तो क्या होने वाला है, पहले टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एन सी जीरो एक्सेस टू एन ही आ जाएगा। ठीक है, तो पहला टर्म आएगा एन सी जीरो एक्स रेस टू एन। अब दूसरे टर्म की बात करते हैं, दूसरे टर्म में आना चाहिए कायदे से एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई। अब इंटू वाई नहीं, इंटू माइनस वाई आएगा, है ना? इंटू माइनस वाई आएगा, तो ये माइनस वाई की वजह से ये वाला प्लस इवेंचुअली माइनस हो जाएगा, ये समझे? फिर इसके अगला टर्म कायदे से आता है एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू और एक वाई स्क्वायर, है ना? यहाँ पे माइनस वाई होल स्क्वायर आएगा, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि माइनस वाई होल स्क्वायर लिखो या वाई स्क्वायर लिखो, भाई एक ही बात है ना? फिर चलो इसका एक और नेक्स्ट टर्म लिख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म आ जाएगा एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री और एक वाई का क्यूब होता है ओरिजिनली, लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि माइनस वाई होल क्यूब की वजह से एक माइनस साइन आने वाला है इधर पे, तो ये समझे, है ना? फिर प्लस, ऐसे ये चलती जाएगी सीरीज, लास्ट में एन सी एन एक्स, सॉरी एक्स तो गायब हो जाएगा, लास्ट में माइनस वाई की पावर एन आएगा। अब वो एन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, सॉरी इवन है कि ऑड है, तभी हम पता कर पाएंगे कि माइनस साइन रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन रेस टू एन इंटू एन सी एन वाई रेस टू एन, मतलब माइनस वाई, उसको मैंने माइनस वन इंटू वाई लिखा, और पावर एन मैंने ये अलग स्प्लिट कर दी, ये अलग स्प्लिट कर दी। ठीक है, तो बेसिकली माइनस वन इंटू वाई की पावर एन, उसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई रेस टू एन का भी एक्सपेंशन ज़रूर याद रखना कि ऐसे होता है, उसके लिए कोई अलग से थियरम वियरम कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली यही से आ जाएगा। अब कुछ सिंपल सवाल करते हैं इस पर। एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर है, ऑफकोर्स जीरो के अलावा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, तो हमें सेवेंथ टर्म फाइंड करना है इन सभी एक्सपेंशंस का। ठीक है, बहुत ही आसान है, सेवेंथ टर्म मतलब तुम्हें एसेंशियली टी सेवन चाहिए। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज मत होना, ये याद रखना कि हमें टी आर प्लस वन का फॉर्मूला आता है। ठीक है, टी आर प्लस वन का फॉर्मूला वो क्या होता है, वो होता है एन सी आर। यहाँ पे देखो एन इक्वल टू टेन नज़र आ रहा है, तो टेन सी आर, फिर आएगा लेफ्ट वाला एक्स की पावर टेन माइनस आर, समझे एन माइनस आर होता है, और फिर आता है वाई की पावर। अब देखो वाई नहीं, यहाँ पे राइट में थ्री है, तो डायरेक्ट कोई थ्री लिख दो, और उसकी पावर में आता है आर। ठीक है, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर आर, एक्स और वाई को अप्रोप्रिएटली मैंने रिप्लेस किया। ये है टी आर प्लस वन, मुझे चाहिए टी सेवन ना, सेवेंथ टर्म, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि आर इक्वल टू सिक्स रखोगे, ऐसे लिख देता हूँ, आर इक्वल टू सिक्स। ठीक है, आर इक्वल टू सिक्स लिखोगे, कंफ्यूज मत होना, आर इक्वल टू सेवन नहीं डालना है, आर इक्वल टू सिक्स डालना है, तो ये आ जाएगा टेन सी सिक्स, फिर एक्स की पावर टेन माइनस सिक्स और वाई की पावर सिक्स। ठीक है, बस ये आंसर, सेवेंथ टर्म उसने पूछा है इस एक्सपेंशन का, तो इसका सेवेंथ टर्म ये आ गया। ओके, बस हो गया सॉल्व, इतने में छोड़ दो, टेन सी सिक्स वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एन सी आर को फिलहाल वैसे ही छोड़ दो।
उसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, रूट एक्स माइनस वन बाई वाई उसकी पावर में 20, फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे। टी आर प्लस वन लिखता हूँ मैं। टी आर प्लस वन क्या होगा, एन इक्वल टू 20 नज़र आ रहा है, फिर आ जाएगा लेफ्ट में एक्स नहीं रूट एक्स है, ठीक है, उसकी पावर में 20 माइनस आर, ओके। राइट में वाई नहीं, वन बाय वाई है, ठीक है, उसकी पावर आर, ओके। अब आर इक्वल टू 6 चिपका दो ताकि टी 7 मिलेगा। आर इक्वल टू 7 मत डालना, ओके। 6 डालोगे तो ये क्या बन रहा है, 26 रूट एक्स की पावर 14 और 1 बाय वाई की पावर 6, बस ये आंसर। लास्ट में है अंडर रूट एक्स बाई टू, तो टी आर प्लस वन में आएगा, पावर 9 नज़र आ रही है, तो 9 सी, अच्छा सॉरी टी आर प्लस वन लिख रहे हैं, 9 सी आर अंडर रूट एक्स बाई टू, ये पूरी चीज़ उसकी पावर में आएगा 9 माइनस आर, है ना। और राइट वाला टर्म है 3/x², उसकी पावर में आ जाएगा तुम्हारा आर, ठीक है। अब ऑब्वियसली आर इक्वल टू 6 रखोगे, रख दो, आर इक्वल टू 6 रख के ये आ जाएगा 9c6 अंडर रूट एक्स बाई टू, उसका क्यूब आ रहा है ना, अंडर रूट एक्स बाई टू उसका क्यूब हो जाएगा, और ये 3/x², उसके पावर में 6 आ जाएगा, ठीक है। बस ये तीनों के आंसर्स। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7 इन, ये सारे तो एक एक करके करते हैं। अभी मुझे ना ध्यान देना, कोएफिशिएंट निकालना है इसमें, सेवेंथ टर्म नहीं निकालना, कोएफिशिएंट निकालना है, ओके। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमने लास्ट टाइम किया था ना कि सबसे पहले टी आर प्लस वन लिखो, तो चलो लिख देते हैं। टी आर प्लस वन क्या आ जाएगा इसमें, एन इक्वल टू 10 नज़र आ रहा है, तो 10 सी आर, लेफ्ट में 2 है, ठीक है, तो 2 की पावर 10 माइनस आर, और राइट में देखो माइनस एक्स है, जो हमने वाई की जगह माइनस वाई किया था ना, यहाँ पे माइनस एक्स समझे, ताकि 2 प्लस माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, और माइनस एक्स की पावर में आर। अब हमें करना क्या है, हमें एक्सिस टू 7 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो क्वेश्चन का मतलब समझो, एक्सिस टू 7 का कोएफिशिएंट मतलब तुम्हें करना क्या है, ये पूरे जो आर टी आर प्लस वन है जनरल टर्म जो है अपना, उस जनरल टर्म में एक्स की पावर 7 कब बन रही है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब एक्स की पावर 7 कब बन रही है भाई, जाहिर सी बात है जब आर इक्वल टू 7 रख दोगे, है ना, आर इक्वल टू 7 रखोगे तब एक्स की पावर 7 आ रही है, तो रखो ज़रा आर इक्वल टू 7, आर इक्वल टू 7 रखा तो मुझे मिल रहा है T8। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसने पूछा नहीं है कि कौन से टर्म में आ रहा है, तो T8 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आर इक्वल टू 7 अगर डाला तो ये आ रहा है 10c7, 2 की पावर 10 माइनस 7, ठीक है, और माइनस एक्स की पावर 7। अब उसने कोएफिशिएंट मांगा है, कोएफिशिएंट मांगा है मतलब एक्स को इग्नोर कर दो, तो एक्स को इग्नोर किया तो क्या आ रहा है, ये -1 की पावर 7 हो जाएगा, विच इज़ -1, तो 10c7 और एक 8, ठीक है, ये आंसर। इसको कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब ऐसे ही आगे के सवालों में भी यही चीज़ ट्राई करने वाले। सबसे पहले तो टी आर प्लस वन लिखा करो, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 6 है, तो टी आर प्लस वन में एन इक्वल टू 6 नज़र आ रहा है, तो 6 CR 1 की पावर 6 माइनस आर, और फिर राइट में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसकी पावर आर, ये चीज़ समझे। अब हमें एक्स की पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वायर की पावर आर, इसमें आर की क्या वैल्यू रखोगे ताकि एक्स की पावर 7 आएगा, ऑब्वियसली आर इक्वल टू 3.5 रखोगे, है ना, ये चीज़ समझे। अब कैसा है ना, ये चीज़ अलाउड है ही नहीं, याद रखो, आर जो है वो हमेशा 0 और n के बीच में होता है, लेकिन ऑब्वियसली आर एक इंटीजर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आर 0 और यहाँ 6 है, n इक्वल टू 6, इसका मतलब ये नहीं कि 0 और 6 के बीच में कुछ भी डालो, √2 डाल दो, ऐसे नहीं होता, आर हमेशा इंटीजर होगा। तो क्योंकि आर इक्वल टू 3.5 डालना अलाउड नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ, नॉट अलाउड, ये डालना अलाउड ही नहीं है,
तो जब तुम पूरी सीरीज एक्सपैंड करके लिखोगे उसमें आर इक्वल टू 3.5 वाला टर्म आएगा ही नहीं, दैट मीन्स एक्स की पावर 7 बनेगी ही नहीं तुम्हारी। तो क्योंकि एक्स की पावर 7 तुम्हारी नहीं बन रही है, हेंस कोफिशिएंट इज जीरो। कोफिशिएंट को शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ मैं, कोफिशिएंट इज जीरो, ठीक है। क्योंकि आर इक्वल टू 3.5 डालना अलाउड है ही नहीं, तुम्हारा कोफिशिएंट लास्ट में जाके जीरो ही आ जाएगा, मतलब वो टर्म प्रेजेंट होगा ही नहीं। जैसे ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर तुम्हें मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसके ए बी सी फाइंड आउट करने, तो क्या करते हो, ए इक्वल टू 1 नज़र आ रहा है, बी इक्वल टू 1 नज़र आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो जीरो लिखते हो ना उसका। तो यहाँ पे भी एक्स एस टू 7 है ही नहीं, इसलिए कोएफिशिएंट जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब अगला है अंडर रूट रूट एक्स माइनस 1/x, ये पूरी चीज़ की पावर 20। इसमें वैसे ही करेंगे, सबसे पहले टी आर प्लस वन लिख दो, फिर देखो ये हो जाएगा 20 CR लेफ्ट की पावर में 20 माइनस आर, राइट राइट में -1/x है, देखो उसकी पावर में आर, ठीक है। अब कैसा है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स रेस टू 7 कब बनेगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ फाइंड आउट करना शायद उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें नहीं लगेगा, लेकिन देखो बहुत आसान है। यहाँ पे x की पावर क्या बनेगी, रूट एक्स की वजह से तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पे x की पावर 20 माइनस आर बाई 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये x की पावर हाफ है एसेंशियली। ओके, तो यहाँ हाफ मल्टीप्लाई हो गया, और ये x की पावर -1 है, वो अगर तुम r के साथ मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की पावर -r आ जाएगी। तो कंबाइंड इस टोटल एक्सप्रेशन में x की पावर ये बन गई, ये चीज़ समझे। ये चीज़ को इक्वल टू 7 करके r के लिए सॉल्व करो, सिंपल। तो r के लिए सॉल्व करके ये आ जाएगा 10 माइनस 3r/2 इक्वल टू 7, है ना। तो आई थिंक r इक्वल टू 2 आ रहा है, हाँ r इक्वल टू 2, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है तो एक ही रूट आएगा ऑब्वियसली, r इक्वल टू 2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस खत्म, रख दो r इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 20 C2 रूट एक्स की पावर 18 आएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, और फिर -1/x, वो पूरी चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब x को इग्नोर करो, तो कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे -1 द होल स्क्वायर आ रहा है, वो तो 1 ही हो गया, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बचेगा खाली 20 C2, ये आंसर बस। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो एक टर्म आएगा 20 C2 x⁻⁷, ये एक टर्म आएगा, ठीक है। तो x⁻⁷ का कोएफिशिएंट 20 C2 खत्म। नेक्स्ट फिर से वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, इसका TR+1 लिखो ज़रा, n इक्वल टू 20, फिर अंडर रूट x/2 है, उसकी पावर में आएगा 20 माइनस आर, फिर है नेक्स्ट प्लस 3/x/, और उसकी पावर में होता है आर, ठीक है। सॉरी मैंने 20 से 2 क्यों लिखा। फिर x की टोटल पावर गैदर कर लो, यहाँ पे रूट एक्स नज़र आ रहा है, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पे 20 माइनस r/2 हो जाएगी पावर यहाँ से, इस वाले टर्म में x की पावर -2 है, वो r के साथ कंबाइन होकर -2r, ये चीज़ समझे। और हमें चाहिए ये चीज़ इक्वल टू 7, है ना, बस इसको सॉल्व करना है, करते हैं वही सॉल्व। ये आएगा अपना 10 माइनस r/2 -2r, तो आई थिंक -5r/2 आ रहा है, ये इक्वल टू 7, ठीक है। इसको तो r कितना आ गया, 5r/2 हो जाएगा 3, तो r आ जाएगा 6/5। अब ऑब्वियसली r इक्वल टू 6/5 डालना अलाउड नहीं है, r सिर्फ इंटीजर डाल सकते हैं, देयरफॉर जो अपना कोएफिशिएंट रहेगा वो एक्चुअल में आएगा 0, ठीक है। क्योंकि ये डालना अलाउड है ही नहीं, पूरी सीरीज जब तुम एक्सपैंड करके लिखोगे तो x की पावर 7 प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये r की वैल्यू रख ही नहीं सकते, तो इसलिए कोएफिशिएंट लास्ट में आंसर होगा कोएफिशिएंट 0। ये भी कुछ उसी तरह के सवाल है, फिर से x⁻⁷ का ही कोएफिशिएंट निकालना है, तो सेम प्रोसीजर, पहले तो TR+1 लिखा जाएगा इसका,
यहाँ पे n इक्वल टू 15 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 15 से यार लेफ्ट में देखो 4 है, तो तुम 4 की पावर 15 माइनस आर लिखोगे, और राइट में 3 टाइम्स x की पावर 1/3, ठीक है, उसकी पावर r। अब हमें x⁷ का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पे x की टोटल पावर गैदर कर लो, ये लाल डब्बे में ही x की पावर है, तो उधर r/3 आ रही है पावर, है ना, उसको इक्वल टू 7 किया तो r इक्वल टू 21 आ गया, ठीक है। तो r इक्वल टू 21, लेकिन ध्यान रखना कि ये अलाउड नहीं है, क्योंकि r तुम्हारा हमेशा 0 और n के बीच में होता है। तुम्हें नज़र आ रहा है कि n 15 है यहाँ पे, तो r सिर्फ 0 और 15 के बीच में रहेगा, ओके। r इक्वल टू 21 तुम डाल ही नहीं सकते, देयरफॉर कोएफिशिएंट इज 0, ठीक है। नेक्स्ट, x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 6, इसको कैसे करेंगे? तो देखो, ये टोटल में तुम्हें x⁷ का कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब कुछ ऐसा हो गया इसका मतलब कि जब इसको एक्सपेंड करोगे, अब एक्सपेंशन में क्या ही है, x तो खाली बैठा रहेगा, सिर्फ इतने को तुम एक्सपेंड कर दोगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो x इंटू 1 आ जाएगा, मतलब 6c0 इंटू 1 की पावर 6 आएगा, प्लस में 6c1 1 की पावर 5 एक्स स्क्वायर की पावर 1, ठीक है। ऐसे टर्म चलते रहेंगे एंड सो ऑन। तो लास्ट में जब तुम्हें x⁷ ढूंढना है, तब तुम क्या सोचोगे कि ओके, यहाँ पे जब x⁷ बन रहा है, उसको फिर मैं ब्रैकेट ओपन करके जब x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x⁷ आ जाएगा। ये चीज़ समझे? जब तुम अंदर वाला ये एक्सपैंड करके x⁷ बनाओगे, कभी ना कभी x⁷ आएगा, उसको ये x के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक x⁷ बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इंस्टेड क्या करने वाला हूँ, मैं ना ये जो मैंने लाल डब्बे में सर्कल किया है उसका x⁷ का कोएफिशिएंट निकालता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी से देख चुका हूँ कि अगर मैं लास्ट में जाके x मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x⁷ बनेगा ऑब्वियसली। तो अगर अंदर वाले में, ये वाले में x⁷ का कोएफिशिएंट निकाल दो तो अपनी बात बन गई, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको लिखने का मेरा तरीका कुछ ऐसा है, x⁷ और यहाँ पे ऐसे सेम इक्वल, x⁷ का कोएफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 6, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन को भूल जाओ, हमें ये आंसर निकालना है, तो मैंने उस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी कन्वर्टेड क्वेश्चन की बात करते हैं, x⁷ की पावर इसमें चाहिए, x⁷ का कोएफिशिएंट इसमें चाहिए, तो पहले तो tr+1 लिखते हैं हमेशा, वो क्या आ जाएगा, एन सी आर, ठीक है, n इक्वल टू 6, लेफ्ट में 1 है और राइट में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मुझे x⁷ का कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब ऑब्वियसली मुझे ये यहाँ पे पावर 2r बन रही है, तो 2r इक्वल टू 6 कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से मेरा आएगा r इक्वल टू 3, डालो ज़रा इसमें r इक्वल टू 3, क्या टर्म बनेगा वो, 6c3, 1 इग्नोर कर दो, 1 की पावर कुछ भी, और फिर x⁷, बस आंसर इज 6c3, ठीक है। कोएफिशिएंट ही चाहिए मुझे, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। हमें सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए तो x को इग्नोर किया है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट करना भी, मतलब आदत डाल लो अभी, क्योंकि ये ज़रूर आगे काम आने वाला है। फिर ये एक और सवाल करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10 है, फिर x+1/x उसकी पावर में 9 है, तो ना इसको पहले सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है ना, ये x+1/x, इसको अगर तुम एलसीएम लेके ये लिखो तो तुम्हें कुछ कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, तुम्हें नज़र आना चाहिए कि अरे यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो नहीं, x² + 1 है, तो क्या हुआ, इक्वल ही तो है, तो दोनों इक्वल नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको देखो ऐसे लिखने वाला हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10, उसको हाथ नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने इसको x² + 1 अपॉन एक्स होल रेज टू 9 दे दिया, ठीक है। ये x की पावर -9 दे देगा यहाँ पे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर + 1, ये दोनों की पावर
10 और 9 ऐड करके ये बन गया, समझे? तो तुम्हें एसेंशियली इस पूरी चीज़ में एक्सेस टू 7 का कोफिशिएंट ढूंढना है। ओके, अब सोच के देखिए, ये पूरी चीज़ में एक्सेस टू 7 का सॉरी ये पूरी चीज़ में एक्सेस टू 7 का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये एक्सेस टू -9 को इग्नोर मारो, इसमें मैं एक्स रेस टू 16 का कोफिशिएंट ढूंढ लेता हूँ। सोच के देखो, इसमें जैसे तुम एक्स रेस टू 16 का ढूंढ लोगे तो वो कोफिशिएंट को मान लो सी है, इंटू एक्स रेस टू 16 आएगा। फिर लास्ट में जब तुम सारी ब्रैकेट ओपन करके एक्सेस टू -9 एक्सेस टू -9 मल्टीप्लाई करोगे तो ये लास्ट में कन्वर्ट होकर एक्सेस टू 7 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं एक्स रेस टू 7 का क्वेश्चन ढूंढ लूँगा, सॉरी एक्स रेस टू 16 का ढूंढ लूँगा। ओके, तो ऐसे लिख देता हूँ, एक्स रेस टू 16 का क्वेश्चन मैं ढूंढने वाला हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 19। ओके, चलो सॉल्व किया जाए अभी। टी आर प्लस 1 लिखते हैं पहले, तो एन इक्वल टू 19 है, तो 19 सी आर, लेफ्ट में 1 है और राइट में एक्स स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा। अब ऑब्वियसली मुझे एक्सेस टू 16 का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पे टोटल पावर अगर गैदर करी जाए तो 2r नज़र आ रही है। ठीक है, तो 2r इक्वल टू 16 समझे, यानी कि r इक्वल टू 8। r इक्वल टू 8 तुम बिल्कुल डाल सकते हो, तो डाल दो। r इक्वल टू 8 डाल के क्या आ रहा है, 19c8, 1 को तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, और वो आ जाएगा एक्सेस टू 16। ठीक है, बस ये रहा कोफिशिएंट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इज 19c8। ठीक है, तो कोफिशिएंट ढूंढना एकदम आराम से ऐसे कर सकते हो। ये एक और सवाल करते हैं, एक्स रेस टू 7 का कोफिशिएंट अब मुझे इस पूरी चीज़ में ढूंढना है। मतलब ऑब्वियसली ये पूरी चीज़ एक्सपैंड करोगे तो कभी ना कभी एक्स रेस टू 7 बनेगा, इनफैक्ट बहुत सारे टर्म बनेंगे, बट मुझे तो एक्स रेस टू 7 का कोफिशिएंट चाहिए, है ना? तो ऐसा सवाल कैसे करोगे? तो ये सारा ना ऑब्जर्वेशन का खेल है। देखो, 1 प्लस एक्स उसकी पावर में 10 है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर में 9 है। अब ऐसे ऑफकोर्स तुम ट्राई कर सकते हो, मतलब वो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि इसको अलग से एक्सपैंड किया, इसको अलग से एक्सपैंड किया, अच्छा इसको अलग से एक्सपैंड करने में भी बहुत हालत पतली हो जाएगी, क्योंकि ये बाइनोमियल नहीं, ये इनफैक्ट ट्राइनोमियल हो गया, मतलब 3 कोएफिशिएंट आ गए, उसमें 3 टर्म आ गए। तो ये तो मतलब आउट ऑफ द विंडो ही फेंक दोगे, क्योंकि ट्राइनोमियल एक्सपेंशन हमने सीखा है नहीं। तो इसको देखो, प्योर ऑब्जर्वेशन की बात है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ याद आया? बिल्कुल तुम्हें याद आना चाहिए। ये चलो पिंक में लिखा जाए कि 1 माइनस नहीं, 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन होता है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? ये अगर तुम्हें ऑब्जर्व हो गया तो तुम क्या करने वाले हो, 1 प्लस एक्स की पावर में 10, इसको 1 प्लस एक्स को अलग लिखो, फिर बचा 1 प्लस एक्स की पावर 9 और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9, वो पावर 9 को ऐसे कॉमन ले लो, चलेगा? बस अब क्या ही है, जो तुम्हें फॉर्मूला आता है या रादर जो आइडेंटिटी आती है वो लगा दो, और क्या। ठीक है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू 9। अभी 1 प्लस एक्स क्या है ना, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, तो इसको एक्सपैंड कर दो, 1 इंटू दिस कर दो, मतलब 1 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 9, ठीक है, प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू 9, समझे? तो एसेंशियली तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पूरे में एक्स रेज टू 7 का कोफिशिएंट निकालो। ठीक है, ओरिजिनल को जो उसने कॉम्प्लिकेटेड दिया था, मैंने उसको थोड़ा, अभी भी थोड़ा काम बचा है, मैंने उसको थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, कि इसमें मुझे कोफिशिएंट निकालना है। अब ऐसे सोचो, जब तुम दो लेट से क्वाड्रेटिक ऐड करते हो, जैसे लेट से a1 एक्स स्क्वायर, b1 एक्स और c1, ये एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, इसमें चलो एक और क्वाड्रेटिक तुमने ऐड कर दिया, a2 एक्स स्क्वायर है, b2 एक्स है, c2, तो
इनसे तुम अच्छे से जानते हो कि कोएफिशिएंट ऐसे ऐड हो जाएंगे, है ना, a1 प्लस a2 x² प्लस में आएगा b1 प्लस b2 x और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएगा c1 प्लस c2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, अगर कोई तुम्हें पूछे कि दो चीज़ों के एडिशन में x² का लेट से कोएफिशिएंट निकालना है, तो x² का कोएफिशिएंट a1 प्लस a2 आता है ना, और a1 प्लस a2 है क्या, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि लेफ्ट वाले में, मतलब पहले वाले में x² का निकाल लो, दूसरे वाले में x² का निकाल लो, ठीक है, उन दोनों का एडिशन कर लो, तो फाइनल आंसर इज a1 प्लस a2। दैट मीन्स जब भी तुम्हारे पास ऐसे कुछ एडिशन में दो ऐसे पॉलिनोमियल टाइप के एक्सप्रेशन है, तुम क्या करोगे, x⁷ का क्वेश्चन निकालना है, इसमें x⁷ अलग से निकाल लो, इसमें x⁷ अलग से निकाल लो, दोनों का फिर एडिशन कर लो। समझे, अगर ये कर लोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। इसको पूरे को एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। तो इसमें अलग से निकालते हैं और इसमें अलग से निकालते हैं। तो पहला है x⁷ का कोफिशिएंट में 1 प्लस x³ की पावर 9 में निकालूंगा। ये कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली TR+1 लिखेंगे, है ना। लेकिन थोड़ा सोच लो यार कि जब तुम 1 प्लस x³ की पावर 9 लोगे तो 1 की पावर तो चलो भूल जाओ, x³ की पावर r आएगा एक टर्म, है ना, जब भी तुम TR+1 लिखोगे, यानी कि x³ की इंटीग्रल पावर्स आएंगी। क्या x³ की इंटीग्रल पावर लेते टाइम x की पावर 7 बनेगा, ऑब्वियसली नहीं ना। तुम एक्सपैंड करोगे तो चलो एक x⁻0 वाला टर्म आएगा, एक x³ वाला आएगा, एक x⁻6 वाला आएगा, है ना, फिर x⁻9 ही पहुंच जाएगा, वो 7 तो कभी बीच में फंस गया। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि आने ही नहीं वाला कोएफिशिएंट, तो x⁷ का कोएफिशिएंट इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है, कि इसमें तो भाई आ ही नहीं रहा, भूल जाओ उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें x⁷ का निकालना है, फिर से वही बात, मैं इसमें x⁷ का निकाल लेता हूँ, चलेगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में x मल्टीप्लाई होकर x⁷ बन जाएगा। तो मैं इसमें x⁷ का निकालता हूँ, तो x⁷ का कोफिशिएंट मुझे निकालना है 1 प्लस x³ की पावर 9 में। तो कैसे आएगा, चलो स्टैंडर्ड अपनी अप्रोच लिख ही लेते हैं, TR+1 हो जाएगा, n=9 है, 9 CR, लेफ्ट में है 1 और राइट में है x³ की पावर r। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें r=2 रख दोगे, क्योंकि x⁷ का चाहिए तो r=2 रख दो, और क्या, इसको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आ जाएगा 9 से 2 और x⁷। ठीक है, तो बस फाइनल आंसर इज 0 प्लस, यहाँ से आ रहा है 9 से 2, ये 0 और नेक्स्ट वाले से 9 से 2, बस फाइनल आंसर 9 से 2। जिसको कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़, बस। तो ये क्वेश्चन ऐसे मैंने सॉल्व कर दिया। ये शुरुआत में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन देखो सिंपल स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया करो। पहले तो मैंने फैक्टराइजेशन ऑब्जर्व किया था ये, फिर उसके बाद ये एडिशन में ऐसे स्प्लिट किया था, तो दोनों का अलग से कोफिशिएंट मैंने ऐसे निकाला था। ठीक है, तो ब्रेक डाउन करते जाओ, बहुत ही ईजिली ये सवाल सॉल्व होते हैं। तो अब हमने कोफिशिएंट निकालना देख लिया है, तो ये एक चीज़ बता देता हूँ, 1 प्लस एक्स होल रेस टू एन कोई भी नेचुरल नंबर मान लो, तो 1 प्लस एक्स रेस टू एन, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा फिर, ऑब्वियसली NC0 और फिर 1 रेस टू एन, तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंटू 1, प्लस में आएगा नेक्स्ट NC1। अब फिर से 1 की कुछ पावर आएगी, वो इग्नोर ही कर दो, x की एक पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, प्लस NC2 इंटू 1 की पावर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक x² आ जाएगा। ठीक है, फिर चलो एक और टर्म लिख देता हूँ, नेक्स्ट आएगा NC3, फिर 1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, x की एक पावर बढ़ा दो, ठीक है, एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलते जाएगा। लास्ट में आएगा NCn और x की पूरी पावर, है ना। तो तुम्हें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्ट है वही x की पावर भी है, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ सब्सक्रिप्ट 2 है तो x की पावर 2 है। ठीक है, तो एट द एंड मैं कंक्लूड ये कर सकता हूँ, कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स रेज टू आर इन 1 + x होल रेज टू n इज कितना आ जाएगा? x की पावर, जैसे x की पावर 1 का कोफिशिएंट NC1 है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट ये रहा NC2 एंड सो ऑन। तो x की पावर r का कोफिशिएंट ऑब्वियसली NCr है ना, वेयर ऑब्वियसली r जो है वो 0 और n के बीच में कोई इंटीजर होगा। तो ऐसे लिख देता हूँ 0 से n इंटरसेक्शन सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो NCR में कई बार ऐसे भी डिफाइन करते हैं। कुछ रेफरेंसेस में ये मिल जाएगा कि NCR इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू आर इन दिस। ये भी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है जो तुम्हें कुछ जगह मिल सकती है। कुछ और सवाल हो जाए। ये सवाल कह रहा है कि फिफ्थ सिक्स और सेवन टर्म्स इसके एक्सपेंशन में उनके कोएफिशिएंट्स अब AP में है। ठीक है, तो पहले तो चलो फिफ्थ सिक्स सेवन टर्म्स आराम से लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म हमेशा याद रखो, NC1 मत बोलना, फर्स्ट टर्म NC0 होगा, है ना। NC0 इंटू 1 की समथिंग पावर और x की पावर 0। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म आएगा ऑब्वियसली NC1, है ना। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा? NC2 एंड सो ऑन। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि फिफ्थ टर्म जो है वो NC4 x की पावर 4 होने वाला है। ठीक है, हमें तो कोएफिशिएंट से ही लेना देना है, तो ठीक है, ये क्या बोल रहा है? NC4, ठीक है, फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट। फिर सिक्स टर्म का कोएफिशिएंट वो हो जाएगा NC5 नॉट NC6, और सेवन्थ टर्म का कोएफिशिएंट हो जाएगा NC6। ठीक है, ये AP में है। अब क्योंकि ये AP में है तो साफ मुझे पता है कि 2 टाइम्स NC5 वो हो जाएगा NC4 प्लस NC6, है ना। बस इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का और कोई मेरे पास अच्छा तरीका है नहीं, फॉर्मूला लगा लो, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, NCR का फॉर्मूला। और सेम चीज़ RHS में भी, ये n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन में 6 का फैक्टोरियल है और n माइनस 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये तो खुशी खुशी सब लोग उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ डिनोमिनेटर की है। अच्छा सॉरी, ये n माइनस आर नहीं, ये n माइनस 5 होना चाहिए। तो दिक्कत डिनोमिनेटर की है भाई। इसमें देखो n-5, n-4, n-6। तुम्हें समझ आ रहा है कि इन तीन नंबर में n-6 सबसे छोटा है। ठीक है, तो n-6 का फैक्टोरियल जब लोगे तब ये n-6 तक का ही प्रोडक्ट है। यहाँ पे n-6 और एक इंटू n-5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n-6 के बाद एक n-5 और एक n-4, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये पूरी जगह कैंसिल आउट कर दो। इधर में बचेगा n-5 और इस वाले में बचेगा n-4 एंड n-5। ये चीज़ समझे, देख लो। सेम चीज़ मैं ये 5, 4 और 6 के साथ भी करूँगा। ऑब्वियसली 4 सबसे छोटा है तो उसको तो पूरी तरह उड़ा दो। इसको कट करोगे तो 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये 5 छोड़ेगा सिर्फ। 6 फैक्टोरियल को कट करोगे तो 6 इंटू 5 छोड़ेगा, है ना। 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करके ये सब बच रहा है। बस इसको थोड़ा साफ लिखते हैं अभी। 2/5 टाइम्स n-5, ये आ गया इक्वल टू 1/n-4 n-5 और 1/30, है ना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके n में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। चलो पूरे को n-4 n-5 से मल्टीप्लाई करो। इनफैक्ट 30 की 5 और 30 भी आ रहे हैं, तो 30 n-4 n-5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 6 और n-4 LHS। RHS में बन जाएगा, ये तो 30 आ जाएगा प्लस यहाँ पे आएगा n-4 n-5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। n², सारी चीज़ें मैं RHS में लेके आ रहा हूँ, तो RHS में n² ऑब्वियसली एक ही कोएफिशिएंट है, n² आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा -9n
-9n में तुम और -12n कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म की बात करनी है तो ये 30 है, ये +20 तो 50, यहाँ से 48, 2 × 6 × 4 वो 48, तो यहाँ के +48 कर देंगे तो ऐसे आ रहा है 48 और 50 90। ठीक है, इसको ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे साफ साफ n-7 और n-14 है ना, ये इक्वल टू 0। बस देयरफॉर n या तो 7 होगा या फिर 14 होगा। और देखो उसने बोला है फिफ्थ, सिक्स और सेवन टर्म्स ना, अगर यहाँ पे समहाउ लेट से n इक्वल टू 5 आ जाता, तो n इक्वल टू 5 में क्या हो जाता, n इक्वल टू 5 में n+1 टर्म्स होते, याद है, तो 6 ही टर्म्स होते, तो 7 टर्म उसमें पॉसिबल था ही नहीं, तो उस केस में मैं n इक्वल टू 5 को रिजेक्ट कर देता। लेकिन फिलहाल n इक्वल टू 7 में 8 टर्म्स है, तो 5, 6, 7 टर्म ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे। 14 में भी 15 टर्म्स है, तो 5, 6, 7 वाले टर्म ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे। तो n इक्वल टू 7 या 14 में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। एक लास्ट सिंपल सवाल करते हैं, बस इसमें नया एक टर्मिनोलॉजी है इसलिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये एक्सपेंशन है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब कुछ नहीं है, इसमें एक्स की पावर 0 चाहिए तुम्हें। ठीक है, एक्स की पावर 0 मतलब उसमें एक्स बेसिकली नहीं आ रहा ना, इसलिए उसको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोल देते हैं। तो एक्स की पावर 0 का तुम्हें कोएफिशिएंट ढूंढना है, तो सिंपली तुम TR+1 लिख दो। ओके, अब देखो इसमें 1/221 अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि जब तुम इतने को एक्सपैंड करोगे बाइनोमियल से और फिर लास्ट में 1/221 हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो TR+1 जो R+1 एक टर्म है उसमें भी 1/221 नज़र आएगा, है ना, क्योंकि लास्ट में तुम ब्रैकेट ओपन करते टाइम ये ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो 1/221 अलग लिख रहा हूँ मैं। फिर आएगा बाकी जो NCR हमें आता है, 18CR लेफ्ट की पावर में है 18-R, और राइट वो है -(1/3√x), उसकी पावर में है R। ओके, तो बस इसमें तुम्हें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म ढूंढना है, मतलब एक्स की पूरी पावर गैदर कर लो, यहाँ से आएगी एक्स की पावर 18-R, और यहाँ पे आ जाएगी -R/2। ठीक है, क्योंकि ये एक्स की पावर -½ है, तो -R/2 ये इक्वल टू तुम्हें 0 करना है, तो यहाँ से आ रहा है 18 इक्वल टू 3R/2। ठीक है, तो R इक्वल टू 12 ना, या R इक्वल टू 12 रख दो, उसमें R इक्वल टू 12, तो वो टर्म मिल रहा है मुझे 18C12 और फिर 9x की पावर में R इक्वल टू 12 रखेंगे तो 6 आ रहा है, और ये हो जाएगा 3√x, उसकी पावर में आ रहा है 12। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो एक्स को तो इग्नोर ही कर दो, 18C12, 9 की पावर 6 और 3 की पावर -12, है ना, सही है। हाँ ठीक है, तो ऐसे कुछ बन गया, ये -1 की पावर 12 आएगा, वो तो फिर +1 ही है, तो ऐसे हो गया। अच्छा माय बैड, मेरा 221 कहाँ गया, ये रहा 1/221। बस ये आंसर है फिर। तो पहली बात तो ये दोनों को उड़ा दो, है ना, 9⁻6 और 3⁻², चेक कर लो रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तुम्हें सिंपली 1/221 और फिर 18C12, 18C12 देखो 18C12 इज सेम एज 18C6 है ना, फ्लिप करके 18C 18-6। ठीक है, तो 18C12 तुम्हें 6 ही चाहिए, तो 18, 17, 16, 15, 14 और 30। ओके, अपॉन में तुम्हारा आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है 720। तो कैलकुलेट करते हैं, ये उड़ा दो, ये गया 40 से, ये 16 × 15 240 होता है, तो ये 6 से गया, ये पूरा हो गया। ऑल्सो 221 17 × 13 होता है, तो ये 221 उड़ा दो, ये दोनों भी उड़ा दो, बस बचा मेरा 6 × 14 जो कि है 84। हो भी गया आंसर। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर इज 84।
ये मैं बता दूं, ये 2026 के ही मेंस में पूछा गया सवाल है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं और आगे बाइनोमियल अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय।